अच्छा, तो आइए सीधा इस केस की गहराई में चलते हैं। आज की इस तफ्तीश में हम मई 2026 में जनूबी अफ्रीका में पेश आने वाले एक इंतहाई दर्दनाक और पेचीदा वाक़ये की फ़ाइल खोल रहे हैं। देखिए, एक तफ्तीशकार के ज़ाविये से जब हम इस तरह की गुमशुदगियों को देखते हैं, ख़ास तौर पर ऐसे ख़तरनाक इलाकों में, तो वक्त हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ये कोई मामूली हादसा नहीं था। ये इंसान और फितरत के एक ऐसे बेरहम टकराव की कहानी है जिसने सबको हिला के रख दिया। तो आइए ज़रा इन हकाइक और शवाहिद पर नज़र डालते हैं जिन्होंने इस केस की बुनियाद रखी। ज़रा जाए वक़ुआ का तसव्वुर करें। मई 2026, दरियाए कुमाती की भिपरी हुई लहरें, एक सैलाबी पानी में डूबा हुआ पुल और वहाँ बुरी तरह से फंसी हुई एक फोर्ड रेंजर गाड़ी, और वो ताजिर बिल्कुल गायब, कोई नामो निशान नहीं। आपको समझना होगा कि इस नदी को हम सिर्फ पानी का एक तेज़ बहाव नहीं कह सकते। हमारे लिए ये बज़ाते खुद एक इंतहाई ख़तरनाक और एक्टिव क्राइम सीन था। ये वो जगह थी जहाँ कुदरत के वहशियाना कानून चलते थे। चारों तरफ फैला हुआ गंदला पानी और उसके अंदर छुपे हुए खामोश शिकारी, ये सब चीख चीख कर बता रहे थे कि यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो किसी आम हादसे से कहीं ज़्यादा भयानक है। तो सबसे पहले इस अलमनाक गुमशुदगी की शुरुआत की तरफ चलते हैं। हमारी इस तफ्तीश के बिल्कुल इब्तदाई मरहले में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम दरअसल किसे तलाश कर रहे थे। हमें इस इंसान की ज़िंदगी का एहतराम करना है जो इस अलमिये का निशाना बना। ये थे गैब्रियल बैटिस्टा, एक 18 साला मेहनती और मारूफ ताजिर जिनका ताल्लुक कोटिंग से था। वो मशहूर बॉर्डर कंट्री इन के मालिक थे। वो कोई आम राहगीर नहीं थे, बल्कि अपनी कम्युनिटी का एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ हिस्सा थे। उनकी इस अचानक और पुरस्रार गुमशुदगी ने उनके ख़ानदान और पूरे इलाके को एक गहरे सदमे में डाल दिया था। और सच कहूँ तो तफ्तीश के दौरान इस हकीकत को जहन में रखना हमारे लिए बहुत अहम होता है। अब ज़रा इस टाइमलाइन पर गौर करें कि हालात कितनी तेज़ी से काबू से बाहर हुए। वक्त का ये लर्ज़ा खेज़ खेल महज चंद घंटों की बात थी। पहले दिन जब गैब्रियल की फोर्ड रेंजर इस सैलाबी पुल पर पहुंची, तो पहले ही घंटे के अंदर गाड़ी मुकम्मल तौर पर गहरे पानी में फंस चुकी थी। और फिर उससे पहले कि कोई भी मदद वहां पहुंच पाती, दूसरे घंटे में ये अलमनाक वाक़या पेश आया। वो इन खतरनाक मगरमच्छों से भरी लहरों की नज़र हो गए। ये वक्त का वो जालिमाना तसलसल था जिसने एक आम से सफ़र को जानलेवा अलमिये में बदल कर रख दिया। और इस वाक़े के फ़ौरन बाद हुकाम की जानिब से एक इंतहाई सख्त और एक हफ्ते पर मुहित सर्च ऑपरेशन का आगाज़ हुआ। मकासद बिल्कुल वाज़ेह थे, किसी भी तरह गैब्रियल के ख़ानदान को जवाबात लाकर देने। लेकिन अब यहाँ जो चीज़ सबसे ज़्यादा हैरानकुन है, ज़रा इस नंबर पर गौर करें। 150 मीटर, ये वो ऐन फासला है इस पुल से लेकर उस मकाम तक जहाँ हमें एक बहुत बड़ा मुश्तबा मगरमच्छ मिला। एक तफ्तीशी ज़ाविये से देखें तो ये सिर्फ एक अदद नहीं है, ये इस शिकारी जानवर की इलाकाई जिबलत का एक बहुत बड़ा और ठोस सबूत है जो ये बता रहा था कि वो शिकारी अपने शिकार की जगह के किस कदर करीब मौजूद था। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चला कि यही वो मगरमच्छ था। देखें, आम तौर पर मगरमच्छ का रवैया कैसा होता है। जब उनके ऊपर हेलीकॉप्टर मंडलाता है तो वो उसके शोर से खौफजदा होकर फौरन अपनी जगह बदल लेते हैं। लेकिन हमारा ये मुश्तबा जानवर बिल्कुल मुख्तलिफ बर्ताव कर रहा था। वो तवील अरसे तक एक ही जगह पर पड़ा रहा। हेलीकॉप्टर बिल्कुल उसके सर पर था, फिर भी उसने इस 150 मीटर के दायरे से हटने से साफ इनकार कर दिया। हयातियाती लिहाज से इस कदर गैर फ़ियालियत इस बात की सबसे बड़ी अलामत होती है कि इस जानवर में हाल ही में कुछ बहुत भारी खाया है, और इसी एक गैर मामूली रवैये ने बगैर किसी शक के उसे हमारा प्राइम टारगेट बना दिया। हदफ मिलने के बाद अब बारी थी इस इंतहाई खतरनाक हेलीकॉप्टर एक्सट्रैक्शन मिशन की। अब ज़रा इस मंज़र को अपने जहन में लाएं कि ये कितना आसाब शिकन मरहला था। ये कोई आम रिकवरी नहीं थी। खतरनाक पानियों के बिल्कुल ऊपर एक हेलीकॉप्टर मंडला रहा है, नीचे जानलेवा मगरमच्छ हैं। फिर कैप्टन योहान पाटी पॉटी गेटर महज एक रस्सी के सहारे सीधा इस आफतज़दा पानी में उतरते हैं। आप उनकी दिलेरी का अंदाज़ा लगाएं। वो इस देवे हाकल बेहोश किए गए शिकारी का सामना करते हैं, उसे एक मोटी और भारी रस्सी से महफूज करते हैं, और फिर बिलाखिर इस पूरे हदफ को नदी से निकालकर फ़िज़ा में बुलंद कर लिया जाता है। ये एक ऐसा टैक्टिकल ऑपरेशन था जिसमें एक छोटी सी गलती की कीमत मौत थी। और इस हैरत अंगेज़ रेस्क्यू की कामयाबी पर कायम मुकाम सूबाई कमिश्नर मेजर जनरल मखवाना जी की ये अल्फाज वाकई दिल को छू लेने वाले हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि कैप्टन पाटगेटर और उनकी टीम ने हार नहीं मानी। वो एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल के सामने डटे रहे।
انہوں نے اپنے فرائض کی ادائیگی میں کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا اور ہمیں اس بہادری کو واقعی سراہنا چاہیے۔ جانور کو ندی سے باہر نکالنے کے بعد اب ہمارا اگلا قدم تھا ڈی این اے کے شواہد اکٹھے کرنا اور کیس کو کسی حتمی نتیجے تک پہنچانا۔ یہاں سے ہماری تفتیش کا رخ ایک کلینکل جانچ پڑتال کی طرف مڑ جاتا ہے۔ ہمیں صرف ٹھوس شواہد کی تلاش تھی۔ جب اس جانور کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو بدقسمتی سے معدے میں انسانی باقیات کی تصدیق ہو گئی، اور پھر جب لیبارٹری سے ڈی این اے کی رپورٹ آئی تو اس نے تمام شکوک و شبہات ختم کر دیے۔ ڈی این اے مکمل طور پر گیبریل بٹسٹا سے میچ کر گیا تھا۔ یقیناً یہ ایک انتہائی دل دہلا دینے والی خبر تھی، لیکن ساتھ ہی اس نے گیبریل کے خاندان کو وہ حتمی جوابات لا کر دے دیے جس کا انہیں حق تھا۔ ٹیکنیکلی طور پر ہمارا کیس یہاں بند ہو چکا تھا، لیکن تفتیش میں بعض اوقات ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جن کی آپ نے کبھی توقع بھی نہیں کی ہوتی۔ اس پوسٹ مارٹم کے دوران ایک ایسی لرزہ خیز فورینزک دریافت ہوئی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس غیر متوقع انکشاف کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے ایک سائنسی اصطلاح کو سمجھنا ہوگا جسے مصنوعی ناقابل ہضمیت کہتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ایک مگرمچھ کا معدہ انتہائی طاقتور تیزاب سے بھرا ہوتا ہے۔ یہ ہڈیوں اور گوشت تک کو گلا دیتا ہے، لیکن جدید دور کی یہ جو مصنوعی چیزیں ہیں نا، جیسے پلاسٹک اور ربڑ، یہ تیزاب ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ چیزیں گلنے کے بجائے اس کے معدے میں بالکل ویسے ہی محفوظ رہتی ہیں۔ اور یہ چیز اس بات کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ آپ خود موازنہ کریں، جہاں انسانی ٹشوز اور ہڈیاں معدے کے تیزاب میں مکمل طور پر تحلیل ہو جاتی ہیں، وہیں یہ مصنوعی ربڑ اور پلاسٹک ہضم ہونے میں مکمل طور پر ناکام رہتے ہیں۔ اور بالکل یہی وہ سائنسی اصول تھا جس نے اس پوسٹ مارٹم ٹیبل پر ایک نئی اور ہولناک کہانی کا آغاز کیا۔ کیونکہ تفتیش کاروں کو اس معدے سے صرف گیبریل کی باقیات نہیں ملیں، بلکہ انہیں وہاں سے کراکس جوتوں کے کئی جوڑے اور مختلف قسم کی چپلیں برآمد ہوئیں۔ اور سب سے خوفناک بات کیا تھی بھلا؟ ان تمام جوتوں کے سائز بالکل مختلف تھے۔ یہ محض ایک حادثے کے شواہد نہیں تھے، یہ اس بات کا ناقابل تردید ثبوت تھا کہ یہ شکاری اس سے پہلے بھی نہ جانے کتنے نامعلوم افراد کو اپنا نوالا بنا چکا تھا۔ وہ معدہ دراصل پرانے اور انسلجھے جرائم کا ایک چلتا پھرتا قبرستان بن چکا تھا۔ تو اب یہاں سب سے اہم اور فیصلہ کن نقطہ یہ ہے، گیبریل کی فائل تو ڈی این اے کی مدد سے بند ہو گئی، لیکن اس خاموش قاتل کے معدے سے نکلنے والے ان باقی جوتوں کی کہانی کا کیا؟ وہ کون لوگ تھے جو خاموشی سے اس دریائے کوماتی کی بے رحم لہروں کا شکار بن گئے، جن کی شاید کبھی کسی تھانے میں گمشدگی کی رپورٹ تک درج نہیں ہوئی؟ یہ پیچھے رہ جانے والے جوتے آخر کس کے تھے؟ یہ وہ چبھتا ہوا سوال ہے جس کا جواب شاید اب ہمیں کبھی نہ مل سکے۔ اور سچ پوچھیں تو یہی بات اس کیس فائل کو ہمیشہ کے لیے ایک نہ ختم ہونے والا ڈراؤنا اسرار بنا دیتی ہے۔